स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं। ऑब्वियसली वो चैप्टर ग्रेड 6 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी वो चैप्टर इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, इस चैप्टर का नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। ओके, तो कहानी स्टार्ट होती है। देखो, हिस्ट्री को आप एक कहानी की तरह पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, इसलिए विल रीड इट लाइक अ स्टोरी। ओके, तो अरविंद एक स्टूडेंट है और उसे एक किंग प्ले करने के लिए कहा गया है, राइट। एक किंग का रोल प्ले करने के लिए कहा गया है। तो अरविंद जो है वो जैसे कि राजा होते हैं, मूँछों पे ताव देते हुए, ठीक है, बड़ी सी तलवार हाथ में रखे हुए, उसने सोचा वो इस तरह से एक्टिंग करेगा। बट टू द सरप्राइज हुआ क्या, अरविंद को सितार दे दिया गया। यहाँ पर वीणा लिखा हुआ है। ओके, तो चलो वीणा ही जान लेते हैं। वीणा दे दिया गया। आई होप आप लोग जानते हो कि वीणा क्या, उसे पोएट्री बोलना है, राइट। तो वो सोचता है कि ये कैसा राजा है भाई, जो म्यूजिशियन किंग किस तरह से हो सकता है कोई राजा, ठीक है। बिकॉज किंग्स आर नोन फॉर देयर ब्रेवनेस, राइट, दैट हाउ दे आर वेल बिल्ट एंड हाउ दे आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, सो दैट दे फाइट इन द आर्मीज। ओके, तो अभी हमारा चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है एक बहुत पावरफुल राजा से, जिनका नाम था समुद्रगुप्ता, जो गुप्ता डायनेस्टी के बहुत बड़े राजा थे, ठीक है। और एक वर्ड आप यहाँ पर देख रहे हो जो लिखा हुआ है प्रशस्ति, ठीक है। समुद्रगुप्ता, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वो गुप्ताज के एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, ठीक है। और इलाहाबाद में अशोकन पिलर में इनकी प्रशस्ति लिखी गई है, ठीक है। इनके कोर्ट में एक बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने काव्य की तरह यानी कि पोएम की तरह उनकी प्रशस्ति लिखी है, राइट। तो जिसे भी हिंदी का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा उन्हें पता होगा कि प्रशंसा से वर्ड आता है प्रशस्ति, यानी उसमें राजा की बहुत सारी विशेषताएँ, उनकी स्पेशलिटीज़, उनकी कैपेबिलिटीज़, ठीक है ना, उनकी जो भी अचीवमेंट्स हैं वो सब लिखी जाती हैं। ओके, यस, सो यू कैन सी इट हेयर, इट इज़ रिटन दैट इज स्पेशल काइंड। अ प्रशस्ति इज व्हाट, ओके, ऑब्वियसली इट्स अ संस्कृत वर्ड, क्लियर, इट मीन्स इन प्रेज ऑफ, उसके प्रेज में, उसके तारीफ में लिखी गई कसीदे जो पढ़ते हैं ना लोग। तो समुद्रगुप्त एक लौते राजा नहीं थे जिनकी प्रशस्तियाँ यहाँ लिखी गई थी, ठीक है, या प्रशस्ति पर्टिकुलरली हम एक प्रशस्ति की बात कर रहे हैं, तो प्रशस्ति लिखी गई थी। गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी भी एक किंग थे, ठीक है, ये थे सतवाहन डायनेस्टी के, इनकी भी प्रशस्ति बड़ी फेमस है। सो ओके, नो प्रॉब्लम, सिंस वी आर डीलिंग विद प्रशस्तीज ओनली, तो अभी हमारे लिए पर्टिकुलरली समुद्रगुप्त की प्रशस्ति सिलेबस वाइज इंपॉर्टेंट है, तो हम उस पर कंसंट्रेट करेंगे, राइट। तो समुद्रगुप्त जी की प्रशस्ति जो है, जो कि इलाहाबाद में अशोकन पिलर में है, उनसे हमें क्या पता चलता है। अब उनकी तो भर भर के प्रशंसा की गई है, ये तो हमें पता है। एज ए वॉरियर, एज अ किंग हु वोन विक्ट्रीज इन बैटल, ऑब्वियसली एक वॉरियर हैं, एक योद्धा है, तो उन्होंने कई सारे युद्ध जीते होंगे ना, तभी तो वो योद्धा है, राइट। वो बहुत बड़े ज्ञानी भी थे, लर्न पर्सन एंड बेस्ट ऑफ पोइट्स, वो पोइट भी थे। इट्स अ यूनिक क्वालिटी इन अ किंग, दैट्स व्हाई समुद्रगुप्त इज स्पेशल, राइट, दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट हिम। ओके, प्रशस्ति में बहुत लंबे लंबे सेंटेंस यूज़ किए जाते थे, यहाँ तक कि उस टाइम पे तो राजा को भगवान का के बराबर दर्जा दिया जाता था, तो इट वॉज क्वाइट इक्वल टू गॉड एट दैट टाइम, नॉट एग्जैक्टली बट यस इन प्रशस्ति, ठीक है। सो अब हम एक छोटा सा पार्ट उस प्रशस्ति का देखते हैं, जिसमें कि बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि उनकी बॉडी जो है वो बहुत चार्मिंग थी, कवर्ड विद द प्लेंटियस ब्यूटी ऑफ द मार्क्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्कार्स कॉज्ड बाय बैटल एक्सेस, एरो, स्पाइक्स, स्पीयर्स, बार्ब डार्ट, स्वॉर्ड्स एंड, कुल मिला के मैं आपको ये बात बता दूं कि उनके जो शरीर थी, ऐसा प्रशस्ति में लिखा गया है कि कई सारे घावों, चोटों से, लाइक ए ज्वेलरी, उनके शरीरों में कई सारे घाव थे। वो जो ये बताते थे कि ऑब्वियसली वो इंसान जो है वो काफ़ी ब्रेव रहे हैं और उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, इन वॉर्स उन्होंने लड़ा भी है और बहुत अचीव किया है, राइट। दैट वाज द रीज़न ऑफ राइटिंग दिस प्रशस्ति। ओके, अब देखो, अब आ जाते हैं हम इस मैप में, और जब हम इस मैप में आ जाएंगे तो यहाँ पर तुमको 3 तरह की चीज़ें दिखेगी, बेसिकली 4 तरह की चीज़ें दिखेंगी। एक तो यहाँ पर ये रेड डॉट्स दिख रहे हैं सीरियल वाइज, ठीक है, ये ग्रीन कलर का एरिया, शेडेड एरिया, ये जो भी कलर बोलो, पर्पल कलर, और ये ब्लूइश कलर में जो है, ये एग्जैक्टली है क्या, ये एग्जैक्टली है क्या, हम देखते हैं। देखो, उस टाइम पे ना 3 तरह के राज्य हुआ करते थे, ठीक है। जो ग्रीनिश एरिया है वो आर्यावर्त के रहने वाले राजा थे, ठीक है।
वो 9 रूलर्स रहते थे वहाँ पे, वो 9 राजाओं का वो एरिया है, 9 राजा रहते थे वहाँ पे जिनको उखाड़ फेंका गया, अपरूट कर दिया गया और समुद्रगुप्त के एम्पायर से उसे मिला दिया गया, राइट। यानी उनका कोई अपना वो नहीं था, क्या कहते हैं, आइडेंटिटी नहीं था, बिकॉज दे वर अपरूटेड एंड दे वर जस्ट मेड पार्ट ऑफ द समुद्रगुप्त's एम्पायर। क्लियर? आई थिंक इट इज़ क्लियर अप टू दिस पॉइंट। ओके, बहुत अच्छे। दक्षिणापथ। ओके, दक्षिणापथ, ये दक्षिणापथ क्या है? दक्षिण में रहने वाले राजा, राइट। ओके, जैसे ये मैप में आप लोग देख सकते हो, क्लियरली मेंशन्ड है और आपको दिख रहा है दैट ये जो एक लाइन से देख रहे हो ना डॉट्स, 9 डॉट्स, ये दक्षिणापथ के राजा थे। इनकी कैटेगरी क्या थी? दैट मीन्स व्हाट? इनकी कैटेगरी का मतलब ये है कि दे सरेंडर्ड टू समुद्रगुप्ता आफ्टर बीइंग डिफीटेड। ओके, उसके बाद समुद्रगुप्ता बड़े उदार स्वभाव के मनुष्य थे, इंसान थे। ओके, ही वॉज अ वेरी काइंड पर्सन। तो आफ्टर डिफीटिंग दैम व्हाट ही डिड, ही अलाउड देम टू रूल अगेन। तो ये कैटेगरी आप लोग याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाले जो आर्यवर्त के थे उनको उन्होंने अपरूट कर दिया और अपने किंगडम में मिला लिया था। अब उसके बाद देखो, द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड मेंबर ऑफ गणसंघ, राइट, मार्क्ड इन पर्पल ऑन द मैप, दिस वन यू नो बेटर इन बेटर वे दैट व्हाट इज़ पर्पल। सो ये जो थे ये सारे जो थे इन्होंने अपना अपना राज्य संभाला हुआ था, बट दे वर शोइंग दैट समुद्रगुप्त वॉज मोर डोमिनेंट एज वेल एज व्हाट वी कैन से दे जस्ट सरेंडर्ड टू हिम, ठीक है। वो उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाना चाहते थे, तो गिफ्ट वगैरह लेकर उनके लिए हमेशा आया जाया करते थे कि भाई हमको कुछ मत करना, हमको छोड़ देना तुम, ठीक है। सो दे ब्रॉट ट्रिब्यूट फॉलोड हिज ऑर्डर्स। तो ये क्लियरली मैंशनड है कि उन्होंने उनके ऑर्डर फॉलो किया और उनके कोर्ट को अटेंड करते थे। क्लियर दर्शाते थे, बताते थे कि हम आपसे नीचे हैं, आप हमारे से ऊपर हैं और आप यू विल रूल अपॉन अस, वी आर जस्ट अ ट्रॉफी किंग। ओके, अब क्या है इसके बाद, द रूलर्स ऑफ आउटलाइंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप, वो कुशानर्स के डिसेंडेंट हो, साकर्स के डिसेंडेंट हो, ठीक है, ये नाम आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, श्रीलंका के रूलर्स हों, व्हाटएवर जो भी हो ये उन्होंने उनको सबमिट कर दिया, मतलब पूरी तरह से उनके अंडर आ गए। बट वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दे ऑफर्ड डॉटर्स इन मैरिज, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ उनसे उनका डोमिनेंस नहीं शो कर रहे थे, रादर वो एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप बोला जाता है इसको, वैवाहिक रिश्ता बनाना चाहते थे कि वो अपनी बेटियों का शादी जो है वो उनसे करवा के उनसे एक संबंध बनाना चाहते थे जो कि उनको सेफ गार्ड कर दे, राइट, फ्यूचर में वो बचे रहे किसी भी तरीके का जो क्या कहते हैं उससे हम अटैक से बचे रहे उनका, करेक्ट। ओके, सो दिस वाज अ पॉलिटिकल रिलेशनशिप इन बिटवीन देम। ओके, तो यस, आफ्टर दिस व्हाट विल सी इज जीनियोलॉजीज। जीनियोलॉजीज का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी की किंग की प्रशस्ति देखते हैं तो उसमें उनके दादाओं के परदादाओं के, जो हम कहते हैं ना ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके भी फादर एंड ऑल, तो वो सारी जीनियोलॉजी लिखी होती है। ओके, सो समुद्रगुप्त की अगर हम बात करते हैं तो उनकी माता जी जो थी, हिज मदर कुमारा देवी, बिलोंग टू द लिच्छवी गण। ओके, वाइल हिज फादर वॉज चंद्रगुप्त। ओके, ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज, ठीक है। महाराजाधिराज के टाइटल जो है वो समुद्रगुप्त के पिताजी को मिला हुआ था जो पहले रूलर थे, और हम कह सकते हैं कि पहले प्रोमिनेंट रूलर थे, इंपॉर्टेंट रूलर थे ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। ओके, यस, और इनके ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर जो है वो सिंपल महाराज थे। ओके, सो गुप्ताज वी आर ऑब्वियसली बिफोर चंद्रगुप्त ऑल्सो, गुप्ता का लीनियज जो है चला आ रहा था, बट चंद्रगुप्त जो थे वो प्रोमिनेंट हुए, इंपॉर्टेंट हुए, और उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर्स आए उसमें गुप्ता डायनेस्टी में, राइट। ओके, इट्स ऑल्सो मैंशनड हियर दैट इट सीम्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पॉर्टेंस, धीरे धीरे फैमिली जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता गया, इंपॉर्टेंट होता गया, उनकी जो है वो इंडिया में काफ़ी अच्छा खासा डायनेस्टी उनका सेटअप हो चुका था। ओके, चंद्रगुप्त के जो समुद्रगुप्त के जो सन थे वो थे चंद्रगुप्त टू, ठीक है, राइट। उनमें क्या खास बात था, ही लेड एन एक्सपेडिशन टू वेस्टर्न इंडिया, उन्होंने वेस्टर्न इंडिया में एक्सपेडिशन स्टार्ट किया। एक्सपेडिशन इन द सेंस, ओके लेट मी डू इट लाइक दिस, जस्ट अ सेकेंड। एक्सपेडिशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को ढूंढना, राइट, और उसे कब्ज़ा करने के हिसाब से उस जगह को पे जाना, तो उन्होंने वेस्टर्न इंडिया में काफ़ी इंटरेस्ट शो किया था। ओके, नाउ आफ्टर दैट, यस,
चंद्रगुप्त टू का जब नाम आता है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट उनके जेम्स थे, नवरत्न थे उनके कोर्ट में, क्योंकि इस चैप्टर में मेंशन नहीं है तो मैं आप लोगों को अभी नहीं बताता हूँ। ओके, जैसे कालिदास वगैरह थे, बहुत सारे थे, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन और हर्षचरित्र। ओके, याद रखिएगा कि प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त वॉज रिटन बाय हुम, यू हैव टू कमेंट इट एंड यू हैव टू टेल दैट। ओके, ये याद नहीं रहेगा अगर आप इसकी स्टोरी की तरह से नहीं समझेंगे और याद नहीं रखेंगे, इंटरेस्ट डेवलप नहीं करेंगे, देन ऑब्वियसली हिस्ट्री विल बी अ नेवर एंडिंग सब्जेक्ट एज वेल एज हिस्ट्री विल बी अ स्किरी सब्जेक्ट फॉर यू। ओके, सो हर्षवर्धन एंड द हर्षचरित्र। हु वाज हर्षवर्धन? Harshavardhana, who ruled nearly 1400 years ago, was a ruler which belonged to which clan? Yes, वर्धन डायनेस्टी। आपके उसका नाम देखकर पता चल जाएगा, वर्धन डायनेस्टी के थे वो। और उनके कोर्ट में एक बहुत बड़े पोएट रहा करते थे जिनका नाम था बाणभट्ट। ठीक है, उन्होंने इनका बायोग्राफी लिखा था, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जिसका नाम था हर्षचरित्र। और किस भाषा में थी वो याद रखिएगा, वो संस्कृत में थी। क्लियर है? राइट। एक बहुत बड़े ट्रैवलर जिनका नाम है वेनजांग, इनको हुएनसांग भी बोलते हैं, इनको इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो कहीं भी आप ये नाम देखें, ये तो वो दोनों सेम है, लिखने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो इनके कोर्ट में आया करते थे काफ़ी, मतलब इनके कोर्ट में काफ़ी समय तक रहे थे इनके किंगडम में, और इनके बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा था। ओके, राइट नाउ, so Harsha was not the eldest son of his father, but he became the king after what? His father as well as his elder brother died, so he became the king of Thanesar. Okay, yes, his brother-in-law, okay, was killed by the ruler of Bengal. ठीक है, इनके ब्रदर इन लॉ को बंगाल के रूलर ने किल कर दिया, तो मार दिया। तो हर्षा ने क्या किया, अपने ब्रदर इन लॉ जो कि कन्नौज के किंग थे, वो कन्नौज को अपने अंडर कर लिया और आर्मी लेकर गए बंगाल में और उनको एक तरह से रिवेंज लिया, बदला लिया। ओके, राइट। सो ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल एल्सवेयर। ओके, बाकी जगहों की बात करो तो नहीं, उन्होंने ट्राई किया एक बार डेक्कन की तरफ जाने का, नर्मदा नदी को क्रॉस करके वो साउथ की तरफ जाने की कोशिश की एक बार, ताकि हम वो वहाँ पर भी अपना झंडा गाड़ सकें। ठीक है ना, बट वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे जो कि चालुक्य डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, जिनका नाम था पुलकेशिन II, तो उनके वजह से वो वहाँ रुक गए। तो पुलकेशिन II की आर्मी और हर्षा की आर्मी में भी बहुत घमासान वॉर हुआ था और पुलकेशिन II ने उनको हराया था। राइट, ही वॉज ऑल्सो ए वेरी efficient ruler, Pulakeshin II also, right? Okay, now we'll see somewhat like a tripartite struggle. Okay, it's not exactly a tripartite struggle, ठीक है, पर पल्लवस, चालुक्यस और पुलकेशिन्स के प्रशस्ति, यानी हम कहेंगे पल्लवस, चालुक्यस, चोलस, चेरस, पांड्यास, राष्ट्रकूटस, जैसे तो बहुत सारे हैं, पर यहाँ पर आप पल्लवस और चालुक्यस के बारे में जानोगे। ठीक है, और स्टार्टिंग में हमने कुछ और प्रशस्तिस के बारे में डिस्कस किया था कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गौतमी पुत्र सतकर्णी जो सतवाहन डायनेस्टी के थे उनकी भी प्रशस्ति है, तो वैसे ही पुलकेशिन की भी प्रशस्ति है। ठीक है, साउथ इंडिया में पल्लवस और चालुक्यस जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी हुआ करते थे, राइट, उस पर्टिकुलर टाइम में जब हम हर्षवर्धन और इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ओके, कांचीपुरम से लेकर कावेरी डेल्टा तक पल्लवस की जो है वो किंगडम थी। यहाँ पर मैप मैं आप लोगों को शो करना चाहता हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ मैप्स। ओके, लेट्स सी इन हेयर ओनली। ओके, तो यहाँ पर अगर आप लोगों को आइडिया मिले तो आप देखिएगा, यस इट्स ऑलरेडी मैंशनड हियर, चालुक्यस कैपिटल के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, एहोल उनकी कैपिटल थी। यहाँ पर आप देख सकते हो पल्लवस हैं, राइट, पल्लवस। ओके, तो चेरा, चोलस सब आप देख सकते हो। यहाँ पे सतवाहन डायनेस्टी के बारे में भी दिया गया है कि वो कहाँ पर थे, तो इस मैप से आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा। ठीक है, कि चीज़ें किस तरह से चल रही थी। हर्षवर्धन ये नर्मदा नदी को क्रॉस करके नीचे आना चाहते थे, बट यहाँ पर पुलकेशिन ने उन्हें रोक दिया था। ठीक है, तो पल्लवस somewhere here they were living, okay, and this was their dynasty. Or just a second, otherwise you will get confused. चालुक्य डायनेस्टी का आप देख रहे हो यहाँ पर, और चालुक्य डायनेस्टी के किंग थे, सॉरी वो, क्योंकि अदरवाइज हम कई सारे राजाओं के बारे में पढ़ेंगे और डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। चालुक्य डायनेस्टी के थे पुलकेशिन II, तो उन्होंने इन्हें हर्षवर्धन को यहीं पर रोक लिया, बोले भाई इसके नीचे तुम नहीं आ सकते, इसके नीचे हमारा इलाका है। ठीक है, वैसे ही चालुक्यस, पल्लवस, इनके बीच भी स्ट्रगल होता रहता था, पड़ोसी थे। यहाँ देख रहे हो पल्लवस, कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम ये है हमारा कावेरी नदी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग मैप के थ्रू भी काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अगर कोई पूछे चालुक्य की कैपिटल क्या है तो एहोल है।
ठीक है ना। तो मैप्स को देखोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वैसे ही मिल जाएगी। कृष्णा और तुंगभद्र के बीच चालुक्यस रहते थे। ओके, उनका किंगडम था रायचूर दोआब। दोआब उस रीजन को कहते हैं जो दो नदियों के बीच आता है, ठीक है। तो इसलिए वो दो नदियों के नाम भी यहाँ मैंशनड है ना, कृष्णा और तुंगभद्र। दोआब, 5 नदियाँ रहेंगी तो पंजाब, राइट। ए होल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कैपिटल था किसका, चालुक्यस का, राइट। इट वॉज अ ट्रेडिंग सेंटर एज वेल एज अ रिलीजियस सेंटर। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ओके, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, आज भी आप देखोगे तो वहाँ मिल जाएंगे आपको बहुत सारे एंशियंट टेम्पल्स, जो कि उस समय के आर्किटेक्चर का एक जीता जागता उदाहरण है, ठीक है। पल्लवस और चालुक्यास में बहुत फ्रिक्वेंट वॉर हुआ करते थे। वो एक दूसरे के लैंड्स को, सिटीज़ को अटैक्स किया करते थे। ओके, क्योंकि वो जगह बहुत प्रॉस्परस थी, तो वो चाहेंगे ना कि उस जगह पे उनका अधिकार हो। ओके, एज आई टोल्ड यू, द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वॉज पुलकेशिन II, ठीक है। उनके प्रशस्ति से हमें उनका पता चलता है। और इनके प्रशस्ति को किसने लिखा था, इनके कोर्ट के जो पोएट थे, रवि कीर्ति। तो नाम याद रखोगे, ठीक है। PR क्या, पुलकेशिन के, रवि कीर्ति। हर्षचरित्र के बाणभट्ट, हर्षचरित्र मीन्स हर्षवर्धन के बाणभट्ट पोएट थे। और यस, और हमने सबसे पहले प्रशस्ति पढ़ी थी समुद्रगुप्त की, उनका कौन था आप बताओगे मुझे, ठीक है। हरिसेन थे, राइट। ओके, तो PRHBSH, इस तरह से आप ट्रिक्स बना के खुद याद कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके ओके, सो पुलकेशिन गॉट हिज किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, आई डोंट थिंक कि बहुत सारी चीज़ें इसमें से इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं है आप उसे, जो हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसे हल्का फुल्का ओवरऑल याद करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब रवि कीर्ति के अकॉर्डिंग क्या था, पुलकेशिन II ने वेस्ट और ईस्ट दोनों तरफ ही एक्सपेडिशंस किए थे। यहाँ कोस्ट की बात हो रही है, वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट्स। ओके, हर्षा को भी रोका था, ये तो हमें पता है। हर्षा मीन्स हैप्पीनेस। द पोएट सेज दैट आफ्टर दिस डिफीट हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा। इट्स अ वर्ड प्ले, एक पोइटिक, हम कहते हैं इसको एज अ, एक अलंकार है, यानी कि एक पोइटिक, आई एम लैकिंग वर्ड फॉर दैट। ओके, पर ये पोइट्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर इन सब चीज़ों को, कि हर्षा अब हर्ष नहीं था, खुश नहीं था, क्योंकि पुलकेशिन ने उसे रोक दिया था, ठीक है। पल्लवा किंग को भी पुलकेशिन ने अटैक किया था, जो कि कांचीपुरम की दीवारों के पीछे जाकर छुपा हुआ था। तो पुलकेशिन II वाज ऑब्वियसली एट दैट टाइम वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर। ओके, ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर एट दैट टाइम। ओके, गेटिंग माय पॉइंट, यस। नाउ चालुक्यस काफ़ी शॉर्ट लिव्ड विक्ट्री थी उनकी। ओके, बिकॉज क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रगल लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। ओके, सो फाइनली क्या हुआ कि वो अल्टीमेटली स्ट्रगल करते हुए पावर्स धीरे धीरे कम हो गए उनके, क्योंकि वो ग्रो करने के बजाय एक दूसरे के किंगडम में पे कब्जा करने में ज़्यादा ध्यान देने लगे। सो अल्टीमेटली बोथ द पल्लवस एंड द चालुक्यस दे गेव वे टू द न्यू रूलर्स। ओके, दे गेव वे टू द न्यू रूलर्स फाइनली। सो क्या हुआ, नए रूलर्स आने लगे, और जब नए रूलर्स आएंगे तो क्या होगा, नए रूलर्स जब आएंगे तो हम चेंज इन डायनेस्टी, चेंज इन द वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चेंज, बहुत सारी चेंजेस वो लेकर आते हैं, राइट। ओके, नो प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न। हमको अब ये देखना है कि ये जो किंगडम्स थे उस टाइम की, इनको एडमिनिस्टर कैसे किया जाता था। ओके, तो अब देखते हैं हम। देखो, पहले के टाइम में क्या था, लैंड रेवेन्यू वाज ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द किंग्स एंड द किंगडम, और द रूलिंग, जो भी वहाँ रूल कर रहा है ना, उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम लैंड रेवेन्यू हुआ करता था, जो वो लोगों से लिया करते थे, ठीक है। और ऑब्वियसली विलेज जो था उनका बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। गाँव के लेवल में वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टेट है या एक पर्टिकुलर कंट्री है, ऐसा नहीं है। विलेजेस जो थे वहाँ पे वो ही बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते थे। ओके, अब क्या नए नए चेंजेस, डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए वो मैं आपको एक बार मार्क कर देता हूँ। ओके, व्हाट इज़ दैट, किंग्स एडॉप्टेड अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन। ओके, किस तरह का स्टेप्स लेते थे, चाहे वो कोई भी हो। अब जैसे कोई भी पावरफुल इंसान है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, कुछ भी हो, तो वो किस तरह से उसका सपोर्ट लिया करते थे, कैसे।
कुछ इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो हुआ करते थे वो हेरेडिटरी हो चुके थे। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसे आप लोग ज़रूर मार्क करिएगा। जस्ट अ सेकंड, क्या हो गया भाई? ओके, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा जो पोस्ट्स था वो हेरेडिटरी हो चुका था, यानी कि कोई इंसान है वो बहुत ही स्ट्रांग है, उसका बहुत ही अच्छा दबदबा है, ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर पोस्ट में है, तो ऑब्वियसली उसके लीनिएज, उसके फैमिली वाले ही नेक्स्ट पोस्ट में आने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट उसके बाद आने वाले हैं, ठीक है। जैसे हरिसेन जो थे वो महादंड नायक थे या चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे, बिल्कुल उनके पिता की तरह। यानी हरिसेना, कौन है हरिसेना? आपको मन मन में रिवाइज करना है, राइट? इट्स लाइक अ स्टोरी, सो रिमेंबर द स्टोरी आई टोल्ड यू। एक इंसान जो है वो कई सारे ऑफिसर्स संभाला करता था। जैसे एक महादंड नायक होने के अलावा हरिसेन जो थे वो कुमार अमात्य भी थे। क्या होता है भाई कुमार अमात्य? एक इम्पॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर जैसे होते हैं ना आजकल, बिल्कुल उस तरह का। और एक संधि विग्रहिका भी थे। संधि विग्रहिका का मतलब होता है, संधि का मतलब होता है पीस करना ना, बाकियों से मेल जोल करना। फॉरेन मिनिस्टर कह सकते हो आज के ज़माने के। सो मीनिंग अ मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, ओके। सो ही वॉज अ मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस एट दैट टाइम ऑल्सो। सो कई सारे कैबिनेट संभाल रहे थे वो। जैसे आजकल आप कई नेताओं को देख सकते हो, सम ऑफ द मिनिस्टर्स जो हैं हमारे कैबिनेट में अभी, वो 1 से 2 डिपार्टमेंट, 2 से ज़्यादा डिपार्टमेंट भी संभालते हैं, राइट? बिल्कुल उसी तरह important men probably had a say in local administration। समझ में आ रहा है बात? दबदबा होता था, ठीक है। चाहे वो कोई भी पोस्ट के तुम ले लो, बड़े पोस्ट के, जैसे नगर श्रेष्ठी या चीफ बैंकर या मर्चेंट, इनका दबदबा होता था, ठीक है, समाज में, सोसाइटी में, ठीक है। बस इतना याद रखना है। तो जैसे कई सारे नाम हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, जैसे प्रथम कुलिक या चीफ क्राफ्ट्समैन, कुछ भी बड़े जो तुम ले लो, या कायस्थ जो होते थे, स्क्राइब्स के हेड्स जो होते थे, इन सब का अपना अपना दबदबा हुआ करता था समाज में, करेक्ट। बस हमको देखो मार्क लाना है ना, एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सिक्योर मार्क्स, ओके। रिसर्च तो करना नहीं इन सब टॉपिक्स पे, दैट्स वाई उन पॉइंट्स को ज़्यादा कंसंट्रेट करो जिनसे मार्क्स आ सकें, क्लियर, ओके। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, अब किस तरह की आर्मी की बात हो रही है यहाँ पे, ओके। देखो, एक तो होता है किंग का वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, जो कि किंग की परमानेंट आर्मी होती है, स्टैंडिंग आर्मी कहते हैं, जिसमें हाथी होते हैं, रथ होती हैं, ओके, एलिफेंट्स, चैरियट्स, कैवेलरी यानी घुड़सवार, फुट सोल्जर्स भी होते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वेयर मिलिट्री लीडर्स, जो भाड़े पे अपनी आर्मी जो है वो किंग को जब ज़रूरत हो तब देते थे, ठीक है। उनको रेगुलर सैलरीज नहीं दी जाती थी, बल्कि ज़मीन का कोई हिस्सा दे दिया गया या काइंड में पेमेंट कर दिया गया किसी तरीके का, ओके। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड, जो कि किंग उनको देता था, वो उस लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और सोल्जर्स को मेंटेन किया करते थे, हॉर्सेस, इक्विपमेंट्स वॉरफेयर के लिए, यानी वो बदले में ज़मीन लिया करते थे, आप ये मान के चलो, ओके। और उनको समंताज कहा जाता था, ओके। अब जब भी रूलर वीक होगा, क्योंकि समंताज जो है वो मिलिट्री ग्रुप्स है, तो वो कोशिश करेंगी ना लीड करने की, जिस तरह से पाकिस्तान में चलता है, ठीक है, मिलिट्रीज़ का पावर ज़्यादा है। सिमिलरली तो समंताज उनको ओवरटेक करने की कोशिश करते थे उस टाइम पे। अब सदर्न किंगडम्स में असेंबलीज़ किस तरह की होती थी, ओके। पल्लवर्स के इंस्क्रिप्शंस जो हैं उसमें कई सारे लोकल असेंबलीज़ के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। जैसे सभा, जो कि ब्राह्मण की सभा, जिसमें ब्राह्मण लैंड ओनर्स हुआ करते थे, उनका हम कह सकते हैं कि वो एक, जस्ट अ सेकंड, यस, ब्राह्मण लैंड ओनर्स का जो असेंबली होता था उसे हम सभा कहते थे उस टाइम पे, ओके। अब देखो, इस असेंबली की सब कमिटीज़ होती थी। सब कमिटीज़ यानी उनके छोटे छोटे कमिटीज़ होते थे जो कुछ कुछ चीज़ों को देख रेख करते, जैसे इरीगेशन, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स एक्सेट्रा। यानी उस जगह पे एक तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या लोअर लेवल पे रूल कौन करता था? ये ग्रुप, सभा, ठीक है। उर वॉज अ विलेज, मार्क द वर्ड, उर वॉज अ विलेज फाउंड इन एरियाज वेयर लैंड ओनर्स आर नॉट ब्राह्मण्स। जहाँ ब्राह्मण्स नहीं हैं वो लैंड ओनर्स, उस जगह को उर कहा जाता था, और जहाँ ब्राह्मण होते थे उस जगह को सभा कहा जाता था, ठीक है। वैसे ही नगरम, मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन होती थी, असेंबली होती थी, ओके।
समझ में आ रही है बात? ऑब्वियसली जो इन असेंबलीज़ को कंट्रोल करते थे, रूल करते थे एक तरह से, वो रिच थे, पावरफुल थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है। तो अब तो बड़े बड़े लोगों के बारे में तो बात काफ़ी हो गया, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल का क्या कंडीशन था उस टाइम पे, वो जानना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, कालिदास, हर कोई जानता होगा कालिदास को, बहुत ही फेमस पोएट हैं। इनको एक और वर्ड नाम दिया गया, निक नेम दिया गया, कोई अगर बता पाए तो कमेंट में लिखना। उन्हें हम कहते हैं, या खैर आप लोग लिखना, चलो मैं तो बाद में बता दूंगा या कमेंट में देख लिया जाएगा। तो वो बहुत सारे प्लेज लिखा करते थे और उस प्ले की इंटरेस्टिंग फीचर क्या हुआ करती थी कि किंग और ब्राह्मण जो है वो संस्कृत बोलते हुए दिखाए जाते थे, जबकि वुमेन एंड मैन, दूसरे सिंपल वुमेन एंड मैन जो थे वो प्रकृत बोलते हुए दिखाए जाते थे। ओके, उनका एक फेमस प्ले था अभिजान शकुंतलम। ओके, एक किंग दुष्यंत और एक यंग वुमेन शकुंतला के बीच की स्टोरी है वो। ओके, तो यहाँ आप उसका एक छोटा सा, क्या कहते हैं हम, एक छोटा सा पार्ट देख सकते हो जिसमें कि एक फिशरमैन के दुख को दिखाया गया है। ओके, तो ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं, आप लोग रीड कर सकते हो, दैट्स आई एम नॉट डूइंग दैट, ठीक है। बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि अब आपने उस कालिदास के पोएम से क्या सीखा। हमने ये सीखा कि ऑर्डिनरी पीपल की लाइफस्टाइल जो है वो ऑब्वियसली थोड़ी अलग थी, यहाँ तक की भाषा भी अलग थी, तो लाइफस्टाइल तो अलग होगी ना। ओके, द चाइनीज़ पिलग्रिम फाहियन, ओके, फाहियन जो थे उनको पता चला कि भाई समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिंपल, जो ऑर्डिनरी मैन हैं, वहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ हैं। जैसे कुछ लोगों थे जिनको अनटचेबल्स कहा जाता था। ओके, उन्हें शहर के बाहर रखा जाता था, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। अगर वैसा कोई इंसान अगर टाउन में आ जाए, ये कोई फॉरेन कंट्री का आदमी लिख रहा है, चाइनीज़ पिलग्रिम लिख रहा है इंडियंस के लिए, मार्केट में आ जाए तो ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट। लकड़ी से पाँव में, लकड़ी से ज़मीन में मारा करता था, आवाज़ होगी, सब जान जाएंगे कि अरे भाई कोई अछूत आ रहा है, अनटचेबल आ रहा है, तो सब लोग अपने आप को उससे दूर रखेंगे। ओके, दैट वाज द कंडीशन ऑफ सोसाइटी एट दैट टाइम। ओके, एंड यस, हियर्स अगेन स्मॉल पार्ट ऑफ एक पोएम की है, पोएम तो नहीं एग्जैक्टली, सॉरी, बाणभट्ट ने एक किंग की आर्मी को डिस्क्राइब किया है और बड़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है। अगेन आप लोग उसे पढ़ सकते हो। ओके, सो इस चैप्टर का एंड जो है वो यहाँ पर हो जा रहा है, क्लियर। और